हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के ऊपर में जितनी सारी बातें एग्जाम में आ सकती थी, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता था, वो सारी बातें हम लोगों ने की थी। मैंने जब लास्ट क्लास एंड किया था तो मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम लोग कुछ जीएसटी का जो एप्लीकेशन होगा हम उनका डिस्कशन करेंगे एंड विल स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। और बच्चे थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है क्योंकि जीएसटी आपने ऑलरेडी पहले से मुझसे पढ़ा हुआ है, तो जीएसटी की बातें बीच में जो एडजस्टमेंट्स में आएंगे हम उनको साथ साथ में देखेंगे। मतलब मैं वहीं पे समझाऊंगा आपको ताकि आपको अच्छा लगेगा। हाँ, एक एडवाइस आपको दे रहा हूं कि अब आज की क्लास के बाद कम से कम आज की क्लास के बाद आपने क्या करना है, जीएसटी जो है, जो मैंने 3 लेक्चर आपको दिए हुए, उसका प्रॉपर आप रिवीजन कर लेंगे क्योंकि उसका अच्छा खासा यूज आज शुरू होगा, है ना। तो आइए जरा इसी प्रोसेस में हमारा चैप्टर चल रहा है मेरे बच्चे, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो ये फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं और आपके बुकलेट का सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 जरा आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है बुकलेट का आपका। आप जल्दी से आएंगे। आज मैं अब आपकी जो शक्तियां जो आपके अंदर आई हैं अभी तक, वो कितने कारगर हुई हैं, कितने उन बातों को आप दिमाग में बैठा सकते हो और दिमाग में बैठाए हो, ये सारा कुछ अब चेक होना शुरू होगा। यानी कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेंगे आप। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल वेल्स ऑफ श्री रामू काका। सर ये कैसा नाम है, होता है बच्चे, आप उसका चिंता ना करो, सोल प्रोप्राइटरशिप है। छोटे छोटे लोग जनरली ये फर्म को स्टार्ट करते हैं, वो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, और हमारे जमाने में पहले ऐसे ही नाम हुआ करता था। जब आप भी कल को काम स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप को बड़ा करना, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जहां पे एक मालिक है, इसमें कुछ नहीं रखा, इससे आगे बढ़ना, पार्टनरशिप में जाना। पार्टनरशिप जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, जो कि अब आगे स्टडी करेंगे, या फिर उससे भी मजा आता है कंपनी का जब हम क्रिएशन करते हैं। ये बातें आगे का विषय है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, कहता है कि रामू काका है, उनका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग इनटू द अकाउंट द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। जो एडजस्टमेंट से उनको एडजस्ट करते हुए आपको बनाना है, वो ट्रायल वेल्स में कहता है, पढ़ो जरा क्या। रामू काका का कैपिटल बता रहा है 2,90,000 एंड ड्रॉइंग्स भी बता रहा है। मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रायल वेल्स में ड्रॉइंग्स होने का मतलब है कि जब भी ड्रॉइंग्स किया था पार्टनर ने, ओनर ने, तो उस समय ड्रॉइंग्स को कैपिटल से मैनेज करने के बजाय उसने एक ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग से ओपन किया है और उसमें सारी एंट्री उसने इकट्ठा करके रखी है। 7600 परचेजेज आपको बता रहा है, सेल्स बता रहा है, सेल्स रिटर्न बता रहा है, परचेज रिटर्न। आप जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, परचेज में परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। वेजेज बता रहा, सॉरी स्टॉक आपको दे रहा ओपनिंग का। वेजेज है, बिल्डिंग है, फ्रेट एंड कैरेज। फ्रेट एंड कैरेज भाड़ा होता है। अगर ये ना बताए इनवर्ड है कि आउटवर्ड, तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि हम इसको इनवर्ड मानेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेज है, ट्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, मतलब गुड्स बेचना। तो जनरली ये सेल से जुड़े हुए खर्च होते बच्चे। सेल से, ट्रेड से ट्रेडिंग मत समझ लेना। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार का मतलब कि सेल करना, तो सेलिंग का खर्च है जो कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा। एडवर्टीजमेंट है, इंटरेस्ट, ध्यान देना, इंटरेस्ट का जो बैलेंस है ये क्रेडिट में है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है कि हमारे जो एसेट्स होंगे और जो एक्सपेंस होंगे उनका डेबिट बैलेंस होगा। अगर वो कैपिटल है, लायबिलिटी है या फिर इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इंटरेस्ट आपका क्रेडिट में, इनकम है यहाँ पे। टैक्सेज, इंश्योरेंस बता रहा आपको, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, आपका कैशड बैंक है, कैश इन हैंड है, और सैलरी आपको बताया जा रहा है। नीचे कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एडजस्टमेंट आपको कह रहा है कि स्टॉक आपका एंड में 15,000, आप यहीं पे टिक मार्क करेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने आपको टिक मार्क करने का तरीका बताया था, तो आप पॉइंट नंबर 1 के आगे में टिक मार्क कर देंगे इस तरीके से। इंश्योरेंस कहता है कि प्रीपेड है 400 रुपीज। देखो ना, आपके ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस आपको दिख रहा था, कहां था
वो आपका इंटरेस्ट के ठीक नीचे टैक्सेज एंड इंश्योरेंस। तो आप वहां पे पॉइंट नंबर 2 लिख दो। आप वहां पॉइंट नंबर 2 यानी कि उससे जुड़ा हुआ पॉइंट नंबर 2 है 400 को लेकर एक्सटेंट आपका। फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कहता है कि सैलरी 2000 रुपए और टैक्सेज 1300 रुपीज। तो मेरे बच्चे थर्ड पॉइंट जो है सैलरी से जुड़ा हुआ है। आप देखो ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी कहीं दिख रहा होगा। सर हाँ सर हमें दिख रहा है, कहाँ पे है वो आपका सैलरी सैलरी कहाँ चला गया, सैलरी कहाँ चला गया, बिल्कुल लास्ट में देखो आप, बिल्कुल लास्ट में ट्रायल बैलेंस में सैलरी आपका 8000 दिख रहा है मेरे बच्चे। वहां पे पॉइंट नंबर 3 लिखिए और टैक्सेज एंड इंश्योरेंस के आगे भी पॉइंट नंबर 3, मतलब टैक्सेज इंश्योरेंस पे 2 पॉइंट जुड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। फोर्थ कहता है कि डेप्रिशिएट बिल्डिंग 2% पर एनम। तो बिल्डिंग जो आपका दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में वहां लिखो पॉइंट नंबर 4, हमारा वहां पे चौथा नंबर का एडजस्टमेंट आपका है। ये बहुत सिंपल है। आपने इतने ये सारे एडजस्टमेंट्स जो इसमें दिए हुए हैं आप पहले से इन सबको कर चुके हो मेरे बच्चे। बस आज आपको सजाना सीखना है कि हम इसको कैसे सजाएंगे। तो आओ ना, मैं यहाँ पे रेडी करता हूँ आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट। शुरू कीजिए और देखो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, ये हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रेडी किया। ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारे आइटम्स तो नहीं है, लेकिन 7 से 8 लाइन जगह छोड़ना कोई गलत काम नहीं होगा। जगह ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए बस। इसके बाद प्रॉफिट लॉस में मुझे बहुत सारी बातें दिख रही हैं और कई सारे एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका है, इसके लिए इस पेज पे जितने भी जगह बच गया उन सारे जगह को मैं यूज कर लूंगा, सारे जगह को। और मेरे बच्चे मैं यहाँ पे अब बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट अगले पेज पे बैलेंस शीट जगह ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, बस कम ना हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो बैलेंस शीट जो आपका बनेगा यहाँ पे, इस बैलेंस शीट को हम इस तरीके से लेकर आते हैं, ठीक है ना। अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो हम शुरू कर रहे हैं। बैलेंस शीट में भी एसेट्स लायबिलिटी को दिखाने का एक तरीका होता है कि पहले आप फिक्स एसेट्स दिखाओ, फिर करंट एसेट्स दिखाओ, फिर आपका उसी तरीके से, या फिर आप पहले करंट एसेट्स दिखाओ, करंट लायबिलिटी, करंट फिक्स एसेट्स दिखाओ। कुछ बातें होती हैं, लेकिन आज की क्लास में हम उन पे विषय नहीं करेंगे। आज बस हमें ध्यान क्या रखना है कि एडजस्टमेंट्स को हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। बस कैपिटल लिखिए ना, यहाँ पे आपने लिखा बैलेंस शीट के अंदर में कैपिटल, और कैपिटल कितना बता रहा है 2,90,000। तो 2,90,000 आपने यहाँ पे कैपिटल लिखा। ड्राइंग से मेरे बच्चे आप जानते हैं कि ड्राइंग्स को हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। आज तक पूरे वर्ष में जितना भी ड्राइंग्स इन्होंने किया था उन्होंने इकट्ठा करके कहा है कि 76 रुपीज का अमाउंट है। फिर कहता है कि परचेज, ध्यान रखना परचेज रिटर्न भी है, तो ऊपर का जगह छोड़ते हुए हमने लिखा यहाँ पे परचेजेस। ध्यान रहे कि हम लोग एक एक आइटम को पकड़ेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। परचेज का अमाउंट कहता है 89,000, लिखो ना अंदर में 89,000। इस 89,000 में जो रिटर्न है, रिटर्न जरा बताओ परचेज रिटर्न कितना बता रहा है। सर परचेज रिटर्न का जो अमाउंट है वो कहता है 4500। ध्यान रहे परचेजेज अगर आपका डेबिट में है तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट में दिखेगा, यानी कि 4500 रुपीज का अमाउंट हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 4500 रुपीज का अमाउंट, परचेज लेस रिटर्न। और आगे बढ़ो आप यहाँ पे सेल्स से मेरे बच्चे वो कहता है 1,50,000। तो सेल्स हमने यहाँ पे लिखा बाय सेल्स, और ये सेल्स का जो अमाउंट है उसको अंदर में लिखे आप यहाँ पे 1,50,000। इसमें भी जो रिटर्न है हम उसको माइनस कर देते हैं। कौन बाद में माइनस करने का जिम्मेदारी उठाएगा, वो 2800 का अमाउंट है, 28 है ना, 2800 का अमाउंट। आप इसको बाहर भी कर सकते हो अभी के अभी। ये 84,500 का अमाउंट बाहर चला गया, 84,500, ठीक है ना। और ये अमाउंट कितना बाहर चला गया जी, तो 1,47,200 का अमाउंट आपका, ये आपका परचेज सेल्स का अमाउंट है मेरे बच्चे। फिर कहता है ओपनिंग स्टॉक 12,000, लिखो ना ओपनिंग स्टॉक। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक यहीं लिखेंगे या नीचे भी लिख सकते हैं, आप यहीं लिखना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से, यानी कि पिछले साल जो स्टॉक बच गया था उसी से होता है मेरे बच्चे। कितना बता रहा है 12,000। तो ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आपका 12,000 आ गया, ठीक है। वेजेस दिया हुआ है और आपको नीचे में एडजस्टमेंट भी है, क्योंकि वेजेस के आगे में आपने पॉइंट लिखा हुआ है। तो मैं काम करता हूं यहाँ पे 2 वेजेस,
जरा बताओ वेजेस जो आपका है वो पेड कितना है, पेड जो ट्रायल बैलेंस में बता रहा है। वेजेस कहता है कि जो आपने पे किया है 8000, यानी कि ट्रायल बैलेंस में हमने 8000 लिख दिया। यहाँ पे नीचे पढ़ो जरा वेजेस के बारे में, पॉइंट नंबर 3 में कहता है, सॉरी पॉइंट नंबर 3 में नहीं है, वेजेस के बारे में तो कहीं नहीं था, ओह माफ कीजिए, वेजेज में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं मेरे बच्चे, सैलरी में था वो, सैलरी में, तो वेजेज फिर आप डायरेक्टली बाहर कर दो 8000। सर हम भी वही सोच रहे थे, आप एडजस्टमेंट कहां से लेके आ रहे हो जबकि है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मेरे बच्चे बिल्डिंग आपका दे रहा है यहाँ पे 2,20,000, बिल्डिंग आपका एसेट से बैलेंस शीट में जाएगा, तो बिल्डिंग हम लोगों ने यहाँ लिखा, बिल्डिंग आपका 2,20,000, 220। इसमें कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो, इसमें कहता है डेप्रिसिएशन, और 220 पे आप चेक कीजिए नीचे में 2% रेट दिया मेरे बच्चे, तो इसका 2% 4400 का अमाउंट निकल के आ जाएगा। 4400, 2,20,000 में 4400 माइनस कीजिए, यानी कि 2,15,600 का अमाउंट निकल के आ गया। और ये जो डेप्रिसिएशन है वो आपका प्रॉफिट लॉस में आएगा, यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सर एक सवाल आ रहा है, पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? सर बिल्डिंग का तो जो वैल्यू दे रहा है ट्रायल बैलेंस में वो एंड का वैल्यू है, तो सर क्या ये जो डेप्रिसिएशन नीचे बता रहा है क्या उसमें से ऑलरेडी माइनस नहीं हो चुका होगा? मेरे बच्चे ऐसा सवाल अब आपके दिमाग में नहीं उठना चाहिए, ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो नीचे में आपका डेप्रिसिएशन बता रहा है, अगर ये इसमें से माइनस हो गया होता तो डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, क्योंकि साल में जब ट्रायल बैलेंस बना था तो ट्रायल बैलेंस बने तक जितनी सारी एंट्री हो चुकी होंगी पहले, वो सब आपको ट्रायल बैलेंस में दिखनी चाहिए थी। नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि हमने एंट्री नहीं किया होगा, वही हमने एंट्री कर दिया, हमने एसेट्स में से कम कर दिया और एक्सपेंस ग्रुप में उसको दिखा दिया। फिर फ्रेट एंड कैरेज कहता है, फ्रेट एंड कैरेज इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं यहां लिख दूं क्योंकि ये इनवर्ड है, इनवर्ड कुछ ना बताया तो यहाँ पे फ्रेट एंड कैरेज यानी कि वो भाड़ा है जो कि हम इसको फैक्ट्री में लाने तक में हमने पे किया होगा। जरा बताओ ये फ्रेट एंड कैरेज कितना बता रहा है आपको? यहाँ पे फ्रेट कैरेज कहता है आपका 20,000 का अमाउंट है, यहाँ पे 20,000 फ्रेट कैरेज आपका 20,000 का अमाउंट यहाँ लिख दिया हमने। ध्यान रखना, नोट कोई नहीं लिखना आपको, ये अंडरस्टूड है कि कुछ ना बताया तो इनवर्ड मानेंगे। ट्रेड एक्सपेंस मेरे बच्चे 2,000 आपका है, तो आपने यहां लिखा टू ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस जो ट्रेडिंग एक्सपेंस होता है, मतलब सेल से जुड़ा हुआ खर्च, ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग मत समझ लेना कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये 2,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे, ठीक है ना। फिर कहता आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, इससे जुड़ा कोई पॉइंट आपका नहीं सर, तो एडवर्टीजमेंट जो आपका है वो भी यहीं चला गया। एक्सपेंसेस सेल से जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं एडवर्टीजमेंट। जरा बताइए कितना बता रहा आपको यहाँ पे? सर ये एडवर्टीजमेंट 2,400 का अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट मेरे बच्चे इनकम है, सेल्स तो यहां जाएगा, सेल्स को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम होगा हम लोग उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिसीव करते हैं। तो इंटरेस्ट आपका जो इनकम है ये 3,500, कुछ एडजस्टमेंट था क्या इसके बारे में? नहीं सर, कोई इनकम नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा 3,500 आपका इनकम के रूप में यहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा। इंटरेस्ट हो गया। फिर कहता है टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, इस पे 2 एडजस्टमेंट है मेरे बच्चे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं टैक्सेज एंड इंश्योरेंस। जरा बताइए टैक्सेज एंड इंश्योरेंस जो है वो अमाउंट कितना है? सर ये 1,300 का अमाउंट है, लिखो ना यहाँ पे 1,300 अंदर में, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है। कह रहा वो इसमें से पॉइंट नंबर 2 में, इसमें से 400 प्रीपेड है, मतलब इसमें से 400 का पेमेंट हमने अगले वर्ष के लिए किया है। तो मेरे बच्चे मैं यहां से क्या करूंगा, वो इस बार का एक्सपेंस नहीं है, मैं लिस्ट कर दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस वो इस बार का एक्सपेंस नहीं है, वो अभी अगले वर्ष के लिए बोल रहा है, यानी कि हमें उसका बेनिफिट लेना है। ये हमारा एक्सपेंस नहीं, एसेट्स है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो लिखो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो अमाउंट है दिस इज हाउ मच, ये 400 का अमाउंट आपका, 400 रुपए का अमाउंट। फिर कहता है क्वेश्चन में, फिर कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा हो चुका, फिर कहता है मेरे बच्चे
कहाँ चला गया वो, हाँ नीचे में पॉइंट नंबर 3 में आउटस्टैंडिंग है टैक्सेज, यानी कि 1300 का टैक्स पे करना, वो हमारा इस साल का खर्च है, हम उसको इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग टैक्सेज मतलब जो टैक्स इस साल का है अभी पे करना बाकी है, कितना अमाउंट जी, 1300। तो हमने एक तो मेरे बच्चे 1300 यहाँ पे ऐड करना, इस बार का एक्सपेंस है। और क्योंकि ये जो आउटस्टैंडिंग है ये आपका अभी पे करना है, अभी पे हुआ नहीं, बिकम्स लायबिलिटी, जगह छोड़ के अभी यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्सेज, क्योंकि अगर ये पेमेंट नहीं हुआ तो मुझे पे करना है, और पे करना यानी कि ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। जरा बताओ ये बाहर कितना चला गया, 26 - 4 2200 का अमाउंट आपका, तो 22 चला गया आपका टैक्सेज एंड इंश्योरेंस। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। डेटर्स कहता है कि 65,000 का है, नीचे में किसी तरीके का प्रोविजन की बात भी नहीं कर रहा, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। डेटर्स को आप यहां लिखिए, डेटर्स कहता है सन्ड्री डेटर्स। सर ये सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? सन्ड्री डेटर्स का मतलब है कि कई सारे लोगों को मिलाकर इकट्ठा किया हुआ अमाउंट, जो हमेशा डेटर्स ही होते हैं। तो डेटर्स कहते हैं, चाहे सन्ड्री डेटर्स, क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग सेम है। डेटर्स में कई सारे लोग होते हैं ना, एक थोड़े होता है। फिर कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000, लायबिलिटी हमारी है, इस साइड लिखिए। कई सारे हमारे क्रेडिटर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके अमाउंट कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स हमारा 12,000 का अमाउंट, यहाँ पे ये 12,000 का अमाउंट हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर आपका यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है 15,000, हमारा एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल 15,000 है ना, और बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है। ये बातें हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है। आप मुझसे ये ना पूछना कि सर बीपी और बीआर क्या होता है, ये नहीं समझाने वाला, वो मैं समझा चुका हूं। बैंक और कैश हमारे एसेट्स हैं, तो बैंक आपका यहां चला गया, कहता है कि आपका 12,000 का अमाउंट, और कैश जो आपका है वो कहता है 1900 का अमाउंट, 1900 का अमाउंट, ये भी हो गया। कैश मतलब कैश इन हैंड। सैलरी मेरे बच्चे 8,000 है, ध्यान रहे इस पे एडजस्टमेंट है, तो मैं पहले यहाँ पे सैलरी को लिख दूं, वो जो हमने नोट डाउन किया ना उसका ये फायदा निकल के आता है। सैलरी जो हम लोगों ने पे किया है वो कहता है कि आपका 8,000, और कहता है कि आउटस्टैंडिंग है सैलरी, पॉइंट नंबर 3 कितना जी, 2,000। तो जो पे किया वो भी एक्सपेंस है, और जो आउटस्टैंडिंग है 2,000 वो भी हमारा एक्सपेंस है। टोटल एक्सपेंस आपका कितना हो गया, 10,000 का अमाउंट। और ये जो आउटस्टैंडिंग है मेरे बच्चे, जो भी पे करना है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप यहाँ पे दिखाएंगे 2,000 का अमाउंट। एक सवाल आपके दिमाग में शायद उठ सकता है, अगर आपने पीछे की कोई बात जो मैंने बताई थी अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी होगी तो। सर कौन सा सवाल? ये कि सर ये भी तो हो सकता है कि जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है, जो 8,000 ट्रायल बैलेंस में बता रहा है ये पूरे साल की सैलरी है, तो इसमें ये 2,000 रुपये मिला होगा। बच्चे तब मिला होता अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखता। मैंने ऐसा पॉइंट पहले कराया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अंदर दिखने का मतलब होता है कि जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो भी एंट्री पास हो चुका है, और एंट्री पास होने का मतलब कि एक्सपेंस में ऐड हो चुका है। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि अभी तक उसकी एंट्री पास नहीं हुई, तो हमने एंट्री कर दिया, हमने एक्सपेंस को बढ़ा दिया और साथ साथ लायबिलिटी को बढ़ा दिया। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे ये बातें मैंने पहले समझाई हुई। फिर नीचे में कहता आपका अब एडजस्टमेंट में 2, 3, 4 तो हमारा हो गया। 1 क्लोजिंग स्टॉक आपका 15,000, तो आप जानते हो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है जी, 15,000 का अमाउंट आपका। और हाँ, ये जो स्टॉक बच गया मेरे बच्चे वो अगले साल यूज किया जाएगा, तो स्टॉक आप बैलेंस शीट में 15,000 लेकर आएंगे। लोग कहते हैं कि हर एक आइटम की 2 जगह पोस्टिंग होती है जो एडजस्टमेंट में होता है। आप कहना नहीं, आप उसको समझना कि एक्चुअली वो क्या हो रहा है। जब तक बातें नहीं समझ में आएंगी आपको फिर रट्टाफिकेशन पे विश्वास करना पड़ेगा। एक बार जब बातें हमें समझ में आ जाती है मेरे बच्चे, फिर रट्टाफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तभी हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, तभी हमारे अंदर में शक्तियां आती है, तभी हमारे शरीर का एक एक अंग जो है ना वो बढ़ना शुरू होता है और बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आप शक्तिशाली हो चुके हैं। और वो तभी होगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आओ ना एक बार चेक करते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आया। ये 147 प्लस ये कितना हो गया जी, 1,62,200 का अमाउंट आपका,
ठीक है ना। यहाँ पे 1,62,200 का अमाउंट, इसमें से माइनस करते हैं 162,200 का अमाउंट में से माइनस कीजिए कितना 12,000 एक, फिर आप माइनस करेंगे 84,500 और फिर आप माइनस करेंगे ये कितना 28,000 का अमाउंट। तो ये अमाउंट निकल के आ गया 37,700 एंड दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया 37,700 रुपीज का। प्लीज कॉपी करें यहाँ तक आपका। मुझे ये बताओ, ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट लॉस में। तो मेरे बच्चे एक तरीका हम लोग कहते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, सीडी का मतलब कैरी डाउन, इतना हमने कैरी किया और ये कैरी जो किया वो कहां ट्रांसफर किया जाएगा? इसमें। तो यहां बोलेंगे आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, यानी कि यहां से हम उसको यहां पर लेकर आए हैं 37,700। आप चाहो तो एग्जामिनर को ब्रैकेट में लिख के बता सकते हो कि ये ट्रांसफर्ड टू, ये ट्रांसफर्ड टू कहां जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी मतलब कैरी किया जी, दिस इज कैरी डाउन, इतना कैरी कर रहा हूं, इसको माइनस करके और इसमें हम उसको ब्रॉड डाउन कर दिए, यानी कि लेकर आ गए। अब आओ ना चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। ये नेट प्रॉफिट कितना बच गया? तो आओ जरा एक बार चेक करते हैं। ये आपका 37,700 प्लस 3,500 का अमाउंट, बच्चे अमाउंट आ गया 41,200 एंड 41,200 में से हमें यहाँ पे क्या करना है जी? 4,400 का अमाउंट, फिर आपको माइनस करना है 4,400 का अमाउंट, है ना, फिर आपको यहाँ पे 2,200 का अमाउंट और फिर आपका 10,000 का अमाउंट। तो ये अमाउंट निकल के आ गया 20,200 का अमाउंट। ये नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। ये नेट प्रॉफिट क्या करते हैं हम? कैपिटल में ऐड करते हैं, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट बच गया वो सब ओनर का हो जाता है और ओनर के क्लेम में हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे 20,200। जरा बताओ ये बाहर कितना चला गया? हमने 2,90,000 कैपिटल था, इसमें इसको ऐड किया और 7,600 को माइनस कर दिया। मेरे बच्चे 3,02,600। एक मिनट, कैपिटल का अमाउंट गलत तो नहीं लिखा ना? कैपिटल का अमाउंट जो आपका था, कहां गया कैपिटल का अमाउंट? सॉरी, कैपिटल का अमाउंट कहां चला गया? हाँ जी 290 है बच्चे, 290 आपका। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे? अब जरा देखते हैं कि क्या दोनों साइड टैली कर रहा है। टैली किया यानी कि हमने सही काम किया, अदरवाइज गलत काम किया। तो 1,300 इसमें और ऐड कीजिए, ये 12,000 का अमाउंट ऐड कीजिए, 7,000 का अमाउंट ऐड कीजिए और प्लस 2,000 का अमाउंट ऐड कीजिए। यहाँ पे 3,24,900 का अमाउंट आ गया। उस साइड चेक कर लेते हैं, इसमें से 2,15,600, फिर आपका 400, नाउ 65,000, इसके बाद 15,000, इसके बाद 12,000, फिर आपका 1,900 एंड 15,000, यानी कि हमने बिल्कुल सही काम किया। 3,24,900 का अमाउंट। और इसको लिख देना ऐसे थोड़ा और सजाने के लिए, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू कहाँ जी? बैलेंस शीट। हमने इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया और वही बैलेंस शीट में जाके हमने वहां पे ऐड कर दिया। प्लीज कॉपी कीजिए, या फिर बैलेंस शीट से भी ज्यादा अच्छा होगा, हमने कहाँ ट्रांसफर किया? एक्चुअली कहाँ ट्रांसफर किया? कैपिटल में। तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कर दो, ज्यादा क्लियर है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा तरीका। हमने कई सारे क्वेश्चन ऐसे कराए थे, याद कीजिए, मैंने खुद ट्रायल्स बना के कई सारे क्वेश्चन आपके लिए कराए थे। यहाँ कोई नई बात तो आपके लिए है नहीं, आप इसकी कॉपी कर लो। हो गया सर। सर इसमें कुछ खास मजा तो नहीं आया? ये तो सारे पॉइंट्स हम लोग पहले से कर चुके हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये सारे पॉइंट्स आप पहले से कर चुके हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है और ना कभी कुछ नया हो सकता है, क्योंकि आपने जितने सारे क्वेश्चन एडजस्टमेंट के प्रैक्टिस किए हैं वो मोर देन एनफ है। हाँ 2-3 बातें और हो सकते हैं, कुछ गलतियां हुई होंगी, उनको सुधारने के लिए अभी कराऊंगा उन सारी बातों को, गलतियों को कैसे सुधारेंगे, क्या क्या होगा। लेकिन आप अभी थोड़ा सा बस पेशेंस रखो और आप इसकी कॉपी कर लो। आप पहले यहाँ पे सर आप कुछ हमें बैलेंस शीट के बारे में बता रहे थे कि बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे। मेरे बच्चे बैलेंस शीट को बनाने का तरीका होता है, मैं अगले क्वेश्चन में क्लेरिफाई करूंगा, बस यहां समझा रहा हूं। या तो क्या करो आप, ध्यान देना,
कि आप पहले फिक्स्ड एसेट्स को, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, आप बैलेंस शीट में पहले उनको दिखाओ। ये एक्चुअली बाहर मैं लिख रहा हूं, बट आपको अंदर में लिखना है, बिल्डिंग के ऊपर में। और ये जो आपके है ना जितने भी करंट एसेट्स हैं, उन करंट एसेट्स के ऊपर में क्या लिख दो, करंट एसेट्स, हेडिंग दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, करंट एसेट्स। आप लिख ही लो, कोई बात नहीं, लिख लो यहाँ पे। ये जो भी 1 साल से ज्यादा समय के लिए आपके एसेट्स होते हैं, 1 साल से ज्यादा समय के लिए, मेरे बच्चे, हम उनको फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो आप क्या करो, जो पहले 2 हेडिंग बना लो इस साइड में, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स आपका। तो जो फिक्स्ड है उनके अंदर में फिक्स्ड, ये ऊपर नहीं बच्चे, ये अंदर में है। ऊपर का हेडिंग का नाम एसेट्स होता है, ध्यान रखना। ये एसेट्स है और ये कैपिटल लायबिलिटी। मैं लिख दूं क्या, ये हमारा साइड को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी आपका। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ये मैंने पिछले आपका चैप्टर में बताया हुआ है, इसलिए ये हमारा एसेट साइड होता है। तो एसेट्स में ये जो है ना अंदर में जो हमने बिल्डिंग लिखा, ये हमारा हेडिंग क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स। जो भी एसेट्स 1 साल से ज्यादा समय के लिए होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड है और ये करंट आपके। उसी तरीके से लायबिलिटी साइड में भी आपको ध्यान देना होता है कि अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स पहले लिखा है लंबे समय का, तो पहले कैपिटल पहले आएगा, फिर यहां पे आएगा फिक्स्ड लायबिलिटीज। फिक्स्ड लायबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नील है आपका, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमने नील कर दिया। और ये सभी को हमने क्या बोला जी, करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा करंट लायबिलिटीज होगी। सर हम भी लिखे, लिख लो, क्या जाता है इसके अंदर में, लिख लो, यहाँ पे लिख लो। हमने हेडिंग्स आपके लिए तय कर दिया। हमने क्या किया, ध्यान रखना है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं मेरे बच्चे, तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। उस कलाकारी में हमें हर एक चीज तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ फिक्स्ड लिखा, लंबे समय का सेट्स, तो हम लोग इधर भी पहले से लंबे समय से बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा लंबा समय के लिए कैपिटल होता है, वो लिखा। फिर फिक्स लायबिलिटी होता है, फिर करंट लायबिलिटी होता है। एक और भी दूसरा तरीका इसको प्रेजेंट करने का, इसका नाम भी हम आगे कुछ देंगे, पहले समझ लो। आप पहले करंट एसेट्स लिखो, पहले करंट बाद में फिक्स्ड, वो भी ठीक है, लेकिन ध्यान देना होगा, अगर पहले करंट तो करंट लायबिलिटी पहले आएगा, फिर आएगा फिक्स लायबिलिटी, फिर आएगा कैपिटल। मतलब सीक्वेंस जो इधर होगा वही इधर भी आपका होगा। आई बात समझ में सर? हाँ सर। तो मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा, और कुछ और भी अगर आपको लिखना है तो मैं और सजा दूं। ये ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड ऑन कब जे 31 मार्च 2019। ये फॉर पूरे साल का। ये प्रॉफिट लॉस बनना है मेरे बच्चे फॉर द ईयर, 1 वर्ष का। फॉर द ईयर आपका एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। लेकिन बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं यहाँ पे, एज ऑन, साल के एंड में 31 मार्च 2019 एज ऑन होता है। बैलेंस शीट होगा एज ऑन कर दो, या फिर एज एट, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। एज एट 31 मार्च 2019 आपका। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जो एक्सपेंसेज इनकम है वो पूरे वर्ष का यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए हम फॉर द ईयर कहते हैं। और बैलेंस शीट के लिए हम बोलेंगे आपका एज एट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने खत्म किया। ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं था। इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा, चीजों को सजाना, और ये सीक्वेंस कैसे तय होगा वो आपको मैंने बताया। बातें और भी होंगी, और मैं आपको पूरा विश्वास दिला दूं कि जीएसटी की बात को छोड़ के बाकी जितनी सारी बातें आज कराऊंगा, ये सब आपके लिए पुरानी बातें हैं, क्योंकि ये सारी बातें आप ऑलरेडी हमसे सीख चुके हैं। अभी तक के पीछे की 11 क्लासेज में, आई थिंक 11 क्लास, जितनी भी क्लासेज हुई होंगी आपकी, उसके अंदर में आपने ये सब बातें मुझसे सीख ली है। तो आओ ना, मैं आपको यहाँ पे बताऊं आगे, अगला आपका कॉन्सेप्ट पे एंट्री करता हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है, चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं, एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे। इसके बाद चाहे आप सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम करने के लिए हमारे पास, तो मैं देखता हूँ कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है। वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं,
इसीलिए मैंने 11 12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुकलेट का, आइए जरा चेक करते हैं हमारे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है। इसको मैं थोड़ा और साफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप मेरे साथ। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आनंद भिखारी, कैसे नाम है, आनंद भिखारी एज ऑन 31 मार्च 2019। ये आनंद भिखारी कोई नाम होता है? अरे मैंने कहा ना, नाम पे मत जाओ। एग्जामिनर देखा गया है कि एग्जाम में उल्टे सीधे नाम देता है आपको बस कंफ्यूज करने के लिए, मतलब आपको मन को डाइवर्ट करने के लिए। अब सोचो ना, अभी हम लोगों ने क्या किया, कम से कम 20-30 सेकंड बर्बाद कर दिया भिखारी के नाम के ऊपर में। कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। नाम पढ़ना, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना, नाम से कुछ नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो भिखारी कहे चाहे भीख मांगने वाला कहे चाहे कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बस ठीक है, नाम है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा है, कैश इन हैंड। परचेजेज है मेरे बच्चे, सेल से रिटर्न इनवर्ड। वेजेज बता रहा है क्रेडिटर से डेटर से, कैपिटल काउंट है रिटर्न आउटवर्ड। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल जो होता है ये पावर फैक्ट्री के लिए वर्ड यूज करते हैं। पावर जो होता है बच्चे फैक्ट्री के लिए वर्ड यूज होता है, तो ये फैक्ट्री खर्च यानी कि ट्रेडिंग के लिए माना जाएगा। ड्रॉइंग्स आपको बता रहा है कैरेज ऑन सेल्स, आपको कैरेज ऑन सेल्स कहता है और फिर कहता है कैरेज ऑन परचेज। तो ध्यान रखना, कैरेज ऑन सेल्स जो आपका है ये आपका आइटम कहां जाएगा जी, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट लॉस में। और जो कैरेज ऑन परचेज है वो हमारे कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे बढ़ेंगे, स्टॉक आपको बताया जा रहा है। फिर आपका बिल्डिंग है यहाँ पे मेरे बच्चे, 2 व्हीलर से मशीन है, सैलरी है, जनरल एक्सपेंस है। इंश्योरेंस कहता है कि आपका 500 रुपए का अमाउंट है और ये कहता है कि हमने जो पे किया है इंश्योरेंस आपका 600 रुपए का अमाउंट, और ये जो हमने पे किया वो कहता है आपका 1 अक्टूबर 2018 को। फिर आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओहो एक मिनट, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है मेरे बच्चे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होने का मतलब कि जहां पे प्लस माइनस होना था ऑलरेडी प्लस माइनस आपका हो चुका है, ठीक है ना। नीचे आई जरा, क्या बता रहा आपको यहाँ पे नीचे में, कहता है एडजस्टमेंट में कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग ऑन 31 मार्च एंड बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक कहता है जिसकी मार्केट प्राइस 8000 है बट इसकी कॉस्ट 7000। ये पॉइंट भी आप कर चुके हैं। आप जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को जो हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना हो गया 7000, हम 7 पे दिखा देंगे। प्रोवाइड आपका कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10%, हम वो भी काम कर लेंगे। फिर कहता है फायर अकर्ड, ओहो आग लगी मेरे बच्चे ऑन 1 अप्रैल, और कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग 500 आपका डिस्ट्रॉय हो चुका। ये एबनॉर्मल लॉस है, हमें इसको प्रॉफिट लॉस में दिखाना होता है। फिर कहता है कि 2 व्हीलर वॉज सोल्ड एट ए बुक वैल्यू ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2018। 2 व्हीलर, एक बार चेक करो आपके इस ट्रायल बैलेंस में 2 व्हीलर कितने का है। ये 2 व्हीलर जो आपका है कितना है जी, 5000। एक बार चेक कर लो, यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। 2 व्हीलर कितने का बता रहा है, आई थिंक 5000 का। कहां चला गया, हाँ बच्चे, ये कहता है कि 5000 का आपका है, और ये कहता है कि जो 2 व्हीलर आपने सेल कर दिया कब, 1 अप्रैल 2018, मतलब साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में, और कैश वाज टेकन बाय आनंद भिखारी। वो जो बेच के जो पैसे आए थे वो आनंद लेके चला गया है। और ये क्या, ये कहता अकाउंट फॉर दिस लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, मतलब ये 2 व्हीलर बिक गया और बिकने के बाद ये 2 व्हीलर जो है इससे जो पैसे आए थे वो पैसा कौन लेके चला गया, आनंद भिखारी, मतलब घर लेके चला गया। घर मतलब ड्रॉइंग्स आपका हो गया,
और कहता है कि आप अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किए, इस ट्रांजेक्शन को। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए हमारे ट्रायल बैलेंस में 2 व्हीलर दिख रहा है। हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मेरे बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका बनाना फॉर्मेट पहले। तो आओ ना, सोल्यूशन कर रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, और आप मेरे साथ बनाए यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। अब हम पूरी बात लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ये कोई भी ईयर का क्वेश्चन आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से बैठ के रहने चाहिए। तो ये हमारा 31 मार्च 2019 का आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। फिर मेरे बच्चे आप यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन कब जी, 31 मार्च 2019 आपका। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी हमने आपको यहाँ पे बनाकर दे दिया। ये लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप थोड़ा बड़ा बना लेना, जगह कम ना पड़े। ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। और फिर मेरे बच्चे यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और ये बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। यानी कि इस दिन को हमारे जो एसेट्स हैं, कैपिटल लायबिलिटी हैं, हम उनका सिचुएशन बता रहे हैं। और क्योंकि अब चलो जब बात उठी है तो हम पूरा का पूरा फॉर्मेट ही आपको क्यों ना दिखा दें। आप भी अभी छोटे बच्चे हैं, आप फॉर्मेट बनाना मेरे साथ शुरू करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट हो रहा है। इस साइड में हम लिखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब जितने भी फर्म के कैपिटल है और लायबिलिटी उनकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ करेंगे। लायबिलिटी ये हमारा अमाउंट कॉलम हो गया। इस साइड में हम लोग एसेट्स को दिखाते हैं, एंड अगेन दिस इज आवर अमाउंट कॉलम। ठीक है ना, जरा चेक कर लो कितने हमारे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स है मेरे बच्चे। तो आपका जो फिक्स एसेट्स है यहाँ पे वो मुझे तो कितने दिख रहे हैं, अगर देखा जाए तो एक बिल्डिंग है, एक कार है, सॉरी मोटर क्या 2 व्हीलर है, बट वो भी बिक चुका है। एक मशीन 3 ना। तो ठीक है, एक्चुअली मैं जगह फिक्स कर रहा हूँ कितना जगह मुझे छोड़ना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, और इसमें 3-4 एसेट्स रिकॉर्ड करने का जगह छोड़ के फिर इसके बाद करंट एसेट्स। यानी कि हम प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, और हम लोग एक अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे। हम भी कलाकार ही तो है। जो अच्छी तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है उसको हम कलाकार कहते हैं। शाहरुख खान को अच्छी एक्टिंग आती है तो वो अच्छा एक्टर है, बट वो भी एक आर्टिस्ट है। मेरे बच्चे, सोनू निगम को अच्छा गाना आता है, वो भी एक आर्टिस्ट है गाने में। और हम लोग अकाउंटिंग के आर्टिस्ट है, हमें अकाउंट्स बनाना आता है। तो जो जिस खेल में माहिर है उसको हम उस खेल का आर्टिस्ट कहते हैं। देखो ना, मैं यहाँ पे कैपिटल को रिकॉर्ड करूंगा। मैं कैपिटल में 5-6 लाइन जगह छोड़ के यहाँ पे फिक्स्ड लायबिलिटी, यानी कि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स लायबिलिटी, मुझे इस क्वेश्चन में कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो दिखा नहीं, शायद आपको भी नहीं दिखा होगा। तो फिर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है ना बच्चे, वो यहाँ पे नील हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। और फिर हम करंट लायबिलिटीज का हेडिंग बनाकर और लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन अच्छा होता है पता है क्या, एग्जाम के लिए आप हमेशा जब हेडिंग भी बनाओगे ना तो थोड़ा जगह छोड़ना। शायद कोई नाम निकल गया जो आपको पहली बार ध्यान में नहीं आया, तो उसको हम कम से कम लिख तो सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, नील तो लिखे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। आओ ना, मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। कैश इन हैंड, तो आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कैश इन हैंड। कैश 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 आपका यहाँ चला गया, कैश इन हैंड करंट एसेट्स आपका है। अच्छा, मैंने अभी टिक मार्क तो कराया नहीं, एक बार टिक मार्क कर लो क्योंकि हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट में कहता है क्लोजिंग स्टॉक आपका, नीचे में पॉइंट नंबर 1 के आगे टिक मार्क कीजिए। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन पे आप देखो ट्रायल बैलेंस पे जो मशीन है वहां पे पॉइंट नंबर 2 लिख दो आप। ट्रायल बैलेंस में जो मशीन है वहां पे पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है एक्चुअली। पॉइंट नंबर 2 वहां लैपटॉप मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर आपका आग लगे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, एबनॉर्मल लॉस है। या तो परचेज के आगे में टिक मार्क कर दो या नीचे में, आपकी मर्जी। तो परचेज से जुड़ा हुआ है, मैं वहीं पे कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 आपका यहाँ पे।
फिर बच्चे वो टू व्हीलर कहता है कि सोल्ड हो गया एट ए बुक वैल्यू, और कैश वाज टेकन बाय आनंद भिखारी मतलब ओनर, और अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर इसका क्या करेंगे, पहले जो आपका टू व्हीलर है वहां पे पॉइंट नंबर 4 लिख दो। इसका करेंगे क्या, मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और कुछ बचा इसमें नहीं सर, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी कोई जीएसटी नहीं है, और आप सारे पॉइंट्स जानते हैं एक से पॉइंट नंबर 4। बच्चे 4 जैसे कई सारे पॉइंट बन सकते हैं, और इनमें परेशान मत होना क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, और रेक्टिफिकेशन आप ऑलरेडी चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां से आपका दिमाग खुलेगा। मैं स्टार्ट करता हूं लिखना, आइए जरा मेरे साथ। यहाँ पे कैश इन हैंड लिख दिया हमने, अमाउंट कितना है 3170 कैश इन हैंड। फिर कहता है परचेजेज, आओ ना मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे पहले ओपनिंग स्टॉक का जगह छोड़ देता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक। अभी मैं अमाउंट ढूंढने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, नीचे आऊंगा मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नील कर दूंगा, लेकिन कम से कम परचेजेज जो है उसके बारे में तो एंट्री कर लूं। परचेजेज हमारा कितने का बता रहा है, अंदर लिखना होगा, नहीं कहीं जरा चेक करो, रिटर्न आउटवर्ड है क्या सर, है सर है। तो मेरे बच्चे ये आपका हो गया कितना जी 40,675, ये 40,675 आपका परचेज है। चेक करो, परचेज अगर डेबिट में है तो रिटर्न क्रेडिट में दिखना चाहिए, क्योंकि ठीक है इसका उल्टा होता है। तो हमें दिखाई दिया कैपिटल के ठीक नीचे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को ही कहते हैं 500 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे रिटर्न जो है उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, अमाउंट कितना है 500। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, परचेज डेबिट में होगा तो रिटर्न हमेशा क्रेडिट में दिखेगा। कभी कभी क्या होगा, जैसे यहाँ तो कह दिया रिटर्न आउटवर्ड, कभी कभी क्या होगा मेरे बच्चे एग्जाम में लिख देगा सिर्फ रिटर्न, वो नहीं बताएगा कि सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है या रिटर्न इनवर्ड है कि आउटवर्ड, कुछ भी नहीं बताएगा, बस रिटर्न। तो आप इसी से पहचानेंगे। परचेज डेबिट में तो रिटर्न अगर क्रेडिट में दिख रहा है तो परचेज रिटर्न हो गया, अगर सेल्स क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो उसका रिटर्न कहां दिखेगा, डेबिट में दिखेगा, है ना। ये तो आप ध्यान रखना ऐसी बातों को लेकर दिमाग में। फिलहाल एक काम करते हैं, इससे जुड़ा हुआ पॉइंट नंबर आपका 3 कहता है मेरे बच्चे आग लगी और कहता कि 500 का जो गुड्स है वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया। आग लगी और 500 का डिस्ट्रॉय हो गया। ये आग लगने से जो 500 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया मेरे बच्चे, वो इसमें से ही रहा होगा, इसमें से ही, क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस है, वो प्रॉफिट लॉस में दिखना चाहिए। हम उसको यहां से माइनस कर देंगे, तो या तो यहीं पे माइनस करो या इस साइड लिख दो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे लॉस बाय फायर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर यहाँ पे लिखने के बजाय अगर मैं यहीं से माइनस करता तो क्या हमारे मार्क्स कट जाते? नहीं मेरे बच्चे, नहीं कटते, वो भी सेम मीनिंग को बताते हैं। लेकिन जनरली आपके जो सर होंगे वो इसी तरीके को फॉलो करते हैं, तो हम वो आपको दिखा दें। और इस लॉस बाय फायर को यहाँ रिकॉर्ड कर दो, लॉस बाय फायर। ये कितने का अमाउंट आपका हो गया? 500 का। एक बात चेक करो, इस 500 रुपए पे कोई क्लेम भी मिला है क्या? क्या कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलने की बात कर रहा है क्या? नहीं सर, तो फिर खत्म हो गई बात। जरा बताओ ये हमारा बाहर कितना चला गया? सर क्लेम मिलता तो क्या करते, बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ पे कीजिए 40,175 आपका, ये हमारा परचेज आ गया, ये हमारा लॉस बाय फायर आ गया, और बस हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा मेरे बच्चे। फिर कहता आपका यहाँ पे सेल्स है आपका 98,780 का अमाउंट, आपका सेल्स कह रहा आपका 98,780 का अमाउंट। तो सेल्स आप इस साइड लिखो, ऊपर का जगह हमने छोड़ा हुआ है, आप भी छोड़े होंगे, और हमें रिटर्न भी माइनस करना है। तो 98,000 कितना था? 780 का अमाउंट, 780। इसमें से आप रिटर्न को माइनस कीजिए। जरा बताओ सेल्स रिटर्न कितना बता रहा है आपको? सर रिटर्न आपका जो है इसमें 680 का, ठीक उसके नीचे में, क्योंकि सेल्स अगर क्रेडिट में तो रिटर्न उसका डेबिट में दिखेगा, और वो 680 का अमाउंट बता रहा है। इस पे कोई दूसरा एडजस्टमेंट तो है नहीं, यहां से हटा दो, यही लिखना ठीक होता है। तो ये 98,100 का अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है ना। 98,100 आपका सेल्स आ गया आपका। और आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन के अंदर में बच्चे। आपका सेल्स हो गया, रिटर्न हो गया, वेजेज पे कोई एडजस्टमेंट इस पर है नहीं, और वेजेज का जो अमाउंट है वो कहता है 680 का अमाउंट है। तो आओ ना वेजेज को आप लिखे यहाँ पे, टू वेजेज 680। पेशेंस वाइज एक एक आइटम को पकड़ना है, उसको पोस्ट करना है, आगे बढ़ना है
बच्चे फिर कहता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स और फिर आपका सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स तो यहां चला गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स शॉर्ट में लिख दिया हमने यहां पे, और अगला नाम सन्ड्री डेटर्स को लेकर है। इन दोनों पे किसी तरीके कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बस इसको बाहर कीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका 6300 है, 6300, और डेटर्स आपका 14,500 का अमाउंट आपका है, 14,500 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये भी हमारा हो गया आपका डेटर्स आपका 14,500। तो बच्चे फिर कहता है आपका कैपिटल, कैपिटल आपका 71,000 का अमाउंट है। तो आओ जरा कैपिटल जो आपका है 71,000 उसको हम यहां पर रिकॉर्ड करें। कैपिटल आपका 71,000 अंदर में लिखेंगे आप यहाँ पे, और आगे बढ़े आप क्वेश्चन के अंदर में। कैपिटल के बाद फिर क्या बता रहा है आपको जी, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। पावर एंड फ्यूल मेरे बच्चे ये ट्रेडिंग अकाउंट का खर्च है 4730 का अमाउंट। तो आप यहां लिखेंगे पावर एंड फ्यूल, ये फैक्ट्री के लिए यूज किया जाता है, पावर एंड फ्यूल है ना। फ्यूल कितना 7430 का अमाउंट है, 7430, यही था ना अमाउंट आपका सर? हाँ सॉरी 4730, 4730 गलत बोल दिया मैंने, ये 4730 है, 4730। फिर पावर एंड फ्यूल के बाद क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, ड्रॉइंग्स आपको बताया जा रहा है। ड्रॉइंग्स बच्चे, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस हो जाएगा ड्रॉइंग्स, और ये अमाउंट कितना आपका बता रहा है जी, तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट कहता है यहाँ पे 5245, 5245 को आप यहां से माइनस कीजिए, 5245 का अमाउंट। ड्रॉइंग्स के बाद मेरे बच्चे फिर कहता है आपको यहाँ पे कैरेज ऑन सेल्स, दिस इज 3200 का अमाउंट, कैरेज ऑन सेल्स आपका, और कैरेज ऑन परचेज जो है वो कहता है 2040। एक काम करते हैं, कैरेज ऑन सेल्स वो तो आपका प्रॉफिट लॉस का खर्च हो गया, सेल से जुड़ा हुआ खर्च यहां चला जाएगा, कैरेज ऑन सेल्स। और जो कैरेज ऑन परचेज है वो आप यहां रिकॉर्ड करेंगे, कैरेज ऑन परचेज। ये पहले क्लास में डिस्कशन हो चुका है कि परचेज जो है वो फैक्ट्री तक के खर्च है। तो कैरेज ऑन परचेज कितना बता रहा है आपको जी, 2040, यहां लिखिए 2040। और कैरेज ऑन सेल्स का अमाउंट कितना था आपका यहाँ पे, 3200 का अमाउंट। तो ये चला गया आपका 3200 का अमाउंट, कैरेज ऑन सेल्स आपका। क्लियर सर? हाँ। फिर क्या बता रहा आपको यहाँ पे, स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है मेरे बच्चे, जो 5760 का अमाउंट बता रहा आपको। तो 5760 ओपनिंग स्टॉक यहां लिख दो आप, 5760 जगह आपने छोड़ा था यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का। इसके बाद और आगे बढ़े आप, 5760 के बाद बिल्डिंग है जो कि 35,000 का है, बिल्डिंग आपका 35,000, और बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, बिल्डिंग जो आपका 35,000 का है वो हमारा फिक्स फिट्स होता है लंबे समय के लिए, हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग आपका 35,000। कोई डाउट नहीं सर? इसके बाद कहता है आपका टू व्हीलर्स, और यहां पे हमें अब समझना है इसके बारे में। एक काम करता हूं, पहले टू व्हीलर जो 5,000 जो बता रहा है मेरे बच्चे, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि टू व्हीलर जो होता है ये जैसे बाइक नहीं होते हैं टू व्हीलर, ये आपका जो है ये भी हमारा क्या है, फिक्स सेट से। पहले अंदर कर दिया, अंदर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कहता है टू व्हीलर के बारे में, पॉइंट नंबर पढ़ेंगे आप 4th, कि ये टू व्हीलर आपने 1 अप्रैल 2018 मतलब इस साल के स्टार्टिंग में ही आपने बेच दिया है। मेरे बच्चे मुझे समझाना है, मैं आपको समझाऊं। एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको नोट दिखाता हूं। नोट जब लिखूंगा तो वो आपके लिए है, जब मैं वर्किंग नोट्स लिखूंगा तो एग्जामिनर को दिखाना आपको, नोट एग्जामिनर को नहीं दिखाना जब तक पूछेगा नहीं। तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो टू व्हीलर जो 5,000 रुपए का है, कहता है कि हमने इसको बेच दिया है एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब हुआ कि जितना बुक में दिख रहा है उतने पर ही बेच दिया, मतलब हमने 5,000 का टू व्हीलर 5,000 में बेच दिया। पर बच्चे ये जब बेचा तो पैसे आए होंगे, वो ध्यान देना। कहता है कि पैसा जो है आनंद भिखारी, मतलब जो ओनर है वो घर लेके चला गया, घर लेके चला गया मेरे बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जरा यहां पे करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री, एक तो हमारे बिजनेस से टू व्हीलर चला गया, टू व्हीलर चला गया, कितने का जी, 5,000 का। बच्चे बेचकर पैसा बिजनेस में नहीं आया, ओनर लेके चला गया।
तो एक तो हमारा टू व्हीलर कम होगा, और क्योंकि ओनर लेके चला गया हमें उसके कैपिटल को कम करना चाहिए। कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट। कोई डाउट इसके अंदर में? कॉमन सेंस है। फर्म के पास जो एसेट्स था उसको बेचा, और बेचकर पैसा क्या हुआ, डायरेक्टली ओनर घर लेके चला गया। तो हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कि एक तो हमारा एसेट्स कम हो जाएगा 5,000 रुपए से, और ये 5,000 से जो टू व्हीलर कम हुआ मेरे बच्चे, जो एसेट्स कम हुआ ओनर लेके चला गया, तो हमें कैपिटल को भी कम करना था। कैपिटल को क्यों सर, कैश नहीं आया होगा? नहीं बच्चे, बिजनेस में कहां आया पैसा, वो तो जो भी पैसा आया वो ओनर लेके चला गया। तो सिंपली क्या हुआ कि भैया टू व्हीलर चला गया और कैपिटल को हमें कम करना था, ये एंट्री पास करना था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया जी, रॉन्ग एंट्री में हमने कोई एंट्री पास नहीं किया। कहता है इट वाज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एंट्री पास नहीं किया। तो मुझे बताओ जरा कि आप फिर इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, रेक्टिफाई एंट्री कैसे होगी? सर जो एंट्री होना था, अगर हमने एंट्री ही पास नहीं किया तो इस एंट्री को कर दो, रेक्टिफिकेशन हो गया। मतलब हम क्या करेंगे जी, जो एंट्री आपको पास करना था नहीं किया, उस एंट्री को कर दो। आपने कैपिटल को 5,000 से कम कर दो, और जो आपका टू व्हीलर है उसको क्या करो, 5,000 से हटा दो, हमारी काम पूरे होंगे। जिसको कंप्लीट ओमिशन जब हमने आपको समझाया था वहां पे आपका रेक्टिफिकेशन में, तो ऐसी गलतियों को मेरे बच्चे मैंने आपको कंप्लीट ओमिशन का नाम दिया था। आप याद कीजिए, आप प्लीज इसकी कॉपी करें, आप इसकी कॉपी करें। ठीक है सर, अब क्या करना? कुछ नहीं मेरे बच्चे, हो गया काम। तो हमने क्या करना था, ये एंट्री पास करना था। या फिर जरा ध्यान देना, क्योंकि जब हम समझ रहे हैं तो मैं आपको समझाऊं, एक बार जरा चेक करो कि आपके इस ट्रायल बैलेंस में कहीं पे आपको ड्राइंग्स दिख रहा है क्या? क्या ट्रायल बैलेंस में कहीं पे ड्राइंग्स दिख रहा है क्या? सर हाँ सर, ड्राइंग्स दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में। तो मेरे बच्चे आप ऐसे भी कर सकते हो, दुनिया का कोई भी आदमी आधा नंबर भी नहीं काट सकता। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दिख रहा है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जब जब उसने ड्राइंग्स किया होगा तो हमने कैपिटल नहीं ड्राइंग्स को डेबिट करना था, मतलब हमें ड्राइंग्स को इकट्ठा करना था। ये एंट्री पास करोगे तभी पूरे मार्क्स है। अदरवाइज आप यहाँ पे एंट्री करते समय ड्राइंग्स अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिटेड टू ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ड्राइंग्स को इकट्ठा कर देंगे, मतलब ये ड्राइंग्स में जाके ऐड हो जाएगा। इससे हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूं। ये ड्राइंग्स आपका था, ये भी तो ड्राइंग्स है, ये भी ड्राइंग्स। तो मेरे बच्चे एक दोबारा ये ड्राइंग्स जो है वो आप यहाँ पे क्या करो, माइनस कर दो। कितना अमाउंट आपका, 5,000। इवन अगर आप कैपिटल में लिखते तो भी यहाँ पे ड्राइंग्स के नाम पे माइनस कर देते, या फिर आप दोनों को इकट्ठा करके माइनस करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो आपका है ये आपका, इसको भी हमने क्या किया, हटा दिया। ये ड्राइंग्स हो गए ना बच्चे, या फिर इसको कह दो सोल्ड हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। जो आपका ये सोल्ड हो गया, कितने का, 5,000 का। तो ये आपका अब नील हो जाएगा। और ये आपका, ये दोबारा सुनिए मेरी बात, मैंने क्या बताया, दोबारा सुनेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे आपका टू व्हीलर था वो बिक गया। तो मेरे बच्चे एक तो हमारे इस बैलेंस शीट में अब टू व्हीलर नहीं दिखेगा, हमने क्या किया, सोल्ड हो चुका, उसको हटा दिया, वो खत्म हो गया। और वो जो एसेट्स कम हुआ वो हमने क्या किया जी, यहाँ पे कैपिटल से भी माइनस कर दिया। ड्राइंग्स था, ये ड्राइंग्स था, यानी कि इस एंट्री को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है सर? हाँ सर। तो चलो अब मैं फिर से बता दूं, कंफ्यूजन ना हो। अगर आप यहाँ पे कैपिटल भी लिखते तो भी यहाँ पे ड्राइंग्स दिखा के माइनस कर सकते थे, या आप लिख सकते हैं टू व्हीलर टेकन बाय ओनर, कुछ भी लिख सकते हो, बस यहाँ से इतना माइनस करना जरूरी है आपका। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी। अब जरा इसको सिंपल तरीके से दोबारा बता दो, मन कर रहा है एक बार सुन लो। जो टू व्हीलर था ना बच्चे, एक तरीके से ओनर लेकर चला गया, क्योंकि जो पैसा आया था ओनर लेकर चला गया। तो हम बैलेंस शीट से टू व्हीलर को हटा देंगे, और जब ओनर घर लेकर चला गया तो कैपिटल भी कम हो गया, उसका क्लेम कम हो गया, कैपिटल को भी माइनस कर दिया। ठीक है ना सर? इसके बाद कुछ नहीं, अब तो ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया। अगला नाम देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, आपका मशीन कह रहा है मेरे बच्चे। मशीन पे आपका एडजस्टमेंट भी है। मशीन कितने का बता रहा है जी, 27,000। तो लिखो ना आप यहाँ पे मशीन, यहाँ चला गया आपका मशीन, और मशीनरी जो है वो हमने लिखा अंदर में 27,000। इस पे डेप्रिसिएशन कह रहा है, आप चेक करो मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना बता रहा है। सर ये कहता है कि 10% आपका है, 10% था ना सर? हाँ, तो जरा बताओ मशीन पे डेप्रिसिएशन आपका 10%, माइनस कीजिए आप यहाँ से डेप्रिसिएशन 2700,
27 रुपए। और ये जो आपका डेप्रिसिएशन है 2700, वो आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। और ये अमाउंट कितना आपका हो गया 2700 रुपीज का अमाउंट आपका 27 रुपए। तो ये हमारा वैल्यू बाहर कितना चला गया जी आपका, ये हो गया 23,300 का अमाउंट, सॉरी 24,300। ये हमारा काम पूरा हो गया मशीन को लेकर आपका। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। मशीन के बाद फिर कहता है आपका यहाँ पे सैलरी है, सैलरी। तो अब हमें सैलरी पे बातें समझनी होंगी। आप एक काम करो, पहले सैलरी को यहां दिखाओ और मुझे ये बताइए, आपने जितना मेरे साथ पढ़ा उसके बाद ट्रायल बैलेंस में हमारा सैलरी भी दिख रहा है और ट्रायल बैलेंस के अंदर में आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिख रहा है। मुझे बताओ, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, क्या सैलरी में दोबारा ऐड होगा क्या? बोलो बोलो। नहीं सर नहीं, आपने बताया था कि सैलरी आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब ये ऑलरेडी सैलरी में ऐड हो चुका होगा। हमने पहले केसेज किए थे सेकंड या थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, आप ऐसे ना देखो। तो सैलरी जो मेरे बच्चे 16,000 का अमाउंट है वो यहां चला गया, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारी लायबिलिटी है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका यहां चला गया। अमाउंट कितना है जी आउटस्टैंडिंग सैलरी का? 500 का अमाउंट लायबिलिटी है मेरे बच्चे, मैंने ये बताया हुआ है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार चेक करना, फोर्थ या फिफ्थ क्लास में सब बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा और अंदर होगा तो क्या मतलब निकल के आता है। ठीक है, तो सैलरी वाली बात भी हमारी होगी। इसके बाद आपका यहाँ पे जनरल एक्सपेंस कह रहा है आपका कितने का जी? 30,000 का। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर। तो जनरल 3,000 का। तो आप यहाँ पे जनरल एक्सपेंस आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट कितना है 3,000 का। सैलरी हमारा कितना था जी? वो तो ठीक है। फिर बच्चे इंश्योरेंस कहता है, यहाँ पे मस्ट पॉइंट है जो हमें समझना है। इंश्योरेंस आपका लिखेंगे टू इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस जो हम लोगों ने पे किया है वो अमाउंट कितना बता रहा आपको यहाँ पे 600। अंदर लिखो, यहाँ पे अंदर लिखो। कहता है कि ये जो इंश्योरेंस हमने पे किया 600 रुपए, ये एनुअल प्रीमियम है। एनुअल का मतलब क्या? 1 वर्ष का। और ये हमने कब पे किया जी? 1 अक्टूबर 2018 को। मेरे बच्चे मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसको नोट नहीं, आप इसको वर्किंग नोट्स लिखो जो एग्जामिनर को आपको दिखाना है ना, मार्क्स अच्छे लेने के लिए। ये हमारा करंट ईयर है जो कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर आपका 31 मार्च 2019 का टाइम पीरियड। दिस इज आवर करंट ईयर। ये करंट ईयर आपका है। और इसमें कहता है कि इंश्योरेंस हमने पे किया है 1 अक्टूबर 2018 को। बहुत ध्यान से देखना, ये रहा आपका 1 अक्टूबर 2018, यहां पे हमने पे किया। ये जो इंश्योरेंस हमने यहाँ पे पे किया मेरे बच्चे, वो कहता है कि एनुअल है, मतलब 1 वर्ष का। इसका मतलब यहां से लेकर और वो पे किया हमने यहां तक का 30 सितंबर 2019 का। समझो मेरी बात। यहाँ पे कहता है कि आपने ये जो आपने इंश्योरेंस का 600 रुपए जो पे किया, जैसे एनुअल प्रीमियम, एनुअल का मतलब 1 वर्ष का पेमेंट होता है फॉर 1 ईयर आपका। और ये हमने कब पे किया था? 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1 साल मतलब यहां से यहां तक का। इसका मतलब हुआ कि ये जो पीरियड आपका है 6 मंथ्स का, ये एडवांस पेमेंट है मेरे बच्चे। ये जो 6 महीने का हमने पे कर दिया वो एडवांस है, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका कितना हो जाएगा? हम लोगों ने टोटल कितना पे किया जी? 600। आप बताइए 600 रुपए जो हमने पे किया है ये कितने समय के लिए? सर एनुअल, यानी कि 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। ये 600 रुपए का जो अमाउंट है, दिस 600 वी हैव पेड फॉर द 12 मंथ्स। तो चलो बताओ, ये 600 12 मंथ्स का है, तो कितने महीने आपका यहाँ पे ये चला गया? एडवांस कितने महीने का हो गया? ये 6 मंथ्स का, यानी कि ये अमाउंट आ गया 300। इसको दोबारा समझ लो और अच्छी तरीके से। 600 का अमाउंट हमने पे किया 12 मंथ्स के लिए। तो अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो इंश्योरेंस 1 महीने का आ गया। बोलो ना, अगर 600 रुपए 12 महीने के लिए, तो 1 महीने कितना हो गया? ये डिवाइड बाय ये 1 महीने का। और हमें देखना है कि 6 महीने का कितना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 300। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से
लेस करूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना जी? 300 का अमाउंट। और ये प्रीपेड जो है मेरे बच्चे वो बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स के रूप में। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे कितना जी? 300 का अमाउंट आपका। हमने यहां से हटा के उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया। काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। सर एक सवाल है दिमाग में, पूछो ना। सर आप कह रहे हो कि जो इंश्योरेंस पे किया गया है वो यहां से लेकर यहां तक, मान लिया सर, तो फिर सर इस पीरियड का क्या होगा? इस समय का इंश्योरेंस का क्या हुआ? मेरे बच्चे अगर ये सवाल आपके दिमाग में उठ रहा है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि जब इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो यहां से यहां तक का, तो ठीक है, फिर इस पीरियड का क्या हुआ? लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में आना पड़ेगा, कुछ बातें मुझे समझनी पड़ेंगी। आप मुझे बताओ कि अगर मैं एक गाड़ी या एक बाइक 1 अक्टूबर को परचेज करता हूं, अगर मैंने एक गाड़ी या बाइक मान लो यहां पे परचेज किया, तो इंश्योरेंस जो कराऊंगा उस गाड़ी का वो 1 अक्टूबर से कराऊंगा कि 1 अप्रैल से कराऊंगा? बोलो बोलो, कॉमन सेंस है। जब परचेज किया तब से कराऊंगा। अरे एसेट ही जब हमारे पास 1 अक्टूबर को आया है तो इंश्योरेंस यहीं से तो कराया जाएगा, स्टार्टिंग से थोड़े कराया जाएगा। तो हमने कहा कि जो हमने यहां से यहां तक का इंश्योरेंस का पेमेंट किया कितना? 600। लेकिन उसमें से करंट ईयर का तो सिर्फ 300 है, 3 तो अगले वर्ष का है। तो हमने क्या किया? 3 खर्च दिखाया, काम पूरा किया। मतलब हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस है, जब चाहूं तब उससे करा सकता हूं। सर इसका अगर कुछ और होता तो आप चिंता ना करो, कुछ और होता तो क्वेश्चन सारी बातें आपको बताएगा, सब बताएगा। लेकिन अभी तो बात इंश्योरेंस को उठ रही है। तो इंश्योरेंस जो है मेरे बच्चे वो आपका जितने समय का होगा, वो कहता है कि हमने इतने समय का पे किया, तो ठीक है जी, इतने समय का खर्च इस बार दिखा दिया और बाकी पीरियड का खर्च अगली बार दिखा देंगे। इस पर वो एसेट्स बन गया। ये अमाउंट कितना हो गया? 300 का अमाउंट आपका। कोई डाउट? नहीं सर। कुछ बचा इसमें? नहीं सर, सब हो गया, क्योंकि लास्ट आइटम सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो कि हो चुका है। जनरल एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया सर? हाँ। नीचे आइए, नीचे में कुछ बच गया हमारे पास। सर नीचे में आपने जो टिकमा किया था, एक तो क्लोजिंग स्टॉक कहता कि क्लोजिंग स्टॉक उसकी मार्केट प्राइस 8000 है, कॉस्ट प्राइस 7000। तो हम कितने में दिखाएंगे? कॉस्ट पे। तो आप क्या करेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपने यहां से क्लोजिंग स्टॉक दिखाया कितना जी? 7000 कॉस्ट प्राइस पे। और इस क्लोजिंग स्टॉक को आप यहां करंट एसेट्स में दिखाइए कितना? 7000। क्लोजिंग स्टॉक आपका 7000 का हो गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। कुछ और भी बचा? नहीं सर, सारी बातें हो चुकी हैं। ऑल एडजस्टमेंट्स हैव बीन डन, सब कुछ खत्म। आओ ना, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। हम फटाफट जीपी निकाले तो आपका यहाँ पे 98,100 सेल्स हमारा था। इसके बाद आपका 7500 इधर हो गया। ये टोटल अमाउंट आ गया मेरे बच्चे 1,05,600। 1,05,600 का अमाउंट यहाँ पे आइए। ये आपका 1,05,600, इसमें से माइनस कीजिए आप यहाँ पे 5760, 40175, 680, 4730 एंड 2040। मेरे बच्चे ये आ गया आपका 52,215। और इसको हम क्या नाम देंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। सीडी कैरी डाउन, और इसको हम यहाँ क्या बोलेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ब्रॉड डाउन। हम उस अकाउंट से इसको ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं 52,215 का अमाउंट। अब आइए 52,215 में इन सबको माइनस करते हैं। 52,215 में हम माइनस करते हैं क्या क्या जी? एक तो लॉस बाय फायर 500, आपका 3200 का अमाउंट, 2700 का अमाउंट, 16,000 का अमाउंट एंड 3300 का अमाउंट। तो ये अमाउंट आ गया 26,515। ये हम इसको क्या बोलेंगे? टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया जाएगा? तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में ट्रांसफर को टीआरएफ लिख दिया, कैपिटल अकाउंट आपका।
और 26515 को आप यहां पर लेकर आइए। नेट प्रॉफिट ये आपका 26,515 का अमाउंट। जरा बताओ हमारा ये अमाउंट कितना चला गया? 71,000 में इसको ऐड किया और माइनस किया 10,245 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे ये अमाउंट चला गया 87,270 का अमाउंट। अब आप एक काम कीजिए, इनका आप चेक करो क्या अमाउंट निकल के आ रहा है। तो 87,270 में हमने ऐड किया कितना? 6,800। ये अमाउंट आ गया 94,070। इस साइड चेक करते हैं क्या निकल के आ रहा है। 35,000, 24300, फिर आपका 3170, 14,500 का अमाउंट, 300 का अमाउंट, और फिर आपका यहाँ पे 7,000। 9,800 की कुछ हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दिया एक बार चेक कर लेता हूँ। ओहो, यही दिक्कत हो जाता है टाइम की बर्बादी गलती पे। मैं अब भी देख के आता हूँ बच्चे, आधे सेकंड के अंदर में आपके पास। बच्चे पकड़ी गई गलती, आप माफ कीजिए। एक्चुअली मैंने देखा नहीं, ये वेजेज आपका 10,480 रुपए का अमाउंट है। आपने बताया नहीं 10,480 रुपए का अमाउंट, 10,480 का अमाउंट, 10,480, ठीक है ना। तो अभी कितना आ जाएगा एक बार दोबारा। तो मेरे बच्चे ये आंसर आ जाएगा, अभी चेक किया था मैंने, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ये आ रहा है 41,915, 41,915 ये आ रहा है 41,915 आपका। इसको यहां लिखेंगे 41,915। और जो हमारा नेट प्रॉफिट फिर आपका यहाँ पे इसको सही करें, नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट आ जाएगा दैट विल बी 16,715 आपका। ये आ गया 16,715 और ये 16,715 यहाँ आएगा 16,715। तो ये अमाउंट आपका बाहर चला गया कितना जी? 71,071 माइनस 10,245 और प्लस आपका 16,715। ये आ गया 77,470 का अमाउंट। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आपका 6,800। तो ये अमाउंट आ गया आपका 84,270। अब आ रहा है मेरे बच्चे, यहां भी आ गया 84,270 का अमाउंट, दोनों से टैली कर गया। तो ये हमारे क्वेश्चन करने का तरीका होगा। याद रखना, नई बातें कुछ ऐड हो नहीं सकती हैं। पीछे जितनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा है वही बातें होंगी। आज क्या जो क्वेश्चन किया हमने, इसमें कोई जीएसटी वर्ड को ऐड नहीं किया, कोई जीएसटी नहीं आया। जानबूझ के मैं आज क्लास को यहां रोक रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि अगली क्लास में जीएसटी का एप्लीकेशन होगा और आपने क्या करना, उस चीज को समझने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको जो हमारे जीएसटी के जो क्लास है ना, जो मैंने आपको भेजा, उसका नोट से या वीडियो से फटाफट रिवीजन कर लेना है ना, आगे का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वही मेरी बुक से कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है। हम अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे डिस्कशन करने के लिए। तब तक आप सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट जीरो कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा है, ये जीरो कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा
कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11-12 क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।